नमस्कार दोस्तों। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, उसमें दूसरी आदत के हिस्से तक हमने पहुंचा है और उसका भाग 6 आज प्रस्तुत है। आज 16वां दिन है, 16/12/2022 का दिन है। दूसरी आदत के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप इसको सुनिए। हम एक इसका अलग एपिसोड लाए हुए हैं जिसमें हम सार इसका बताते हैं। इस किताब का सार बताना शुरू किया हुआ है, उसे भी अवश्य सुनिए और इस किताब को समझिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। आइए सुनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मित्र शत्रु केंद्रीयता। हालांकि यह सिर्फ युवा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है, परंतु खास तौर पर युवा पीढ़ी में मित्र केंद्रित रहने की अधिक संभावना होती है। उन्हें अपने साथियों के समूह में स्वीकृति और मान्यता पाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग सकता है। विकृत और सतत परिवर्तनशील सामाजिक दर्पण चारों जीवन समर्थक तत्वों का स्रोत बन जाता है। यह दूसरों के बदलते मूड, भावनाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहार पर बहुत निर्भर होता है। मित्र केंद्रीयता में भी एक ही व्यक्ति पर पूरी तरह केंद्रित रहा जा सकता है। इस स्थिति में इसमें वैवाहिक जीवन के कुछ तत्व आ जाते हैं। मित्र केंद्रीयता के परिणाम स्वरूप किसी एक व्यक्ति पर भावनात्मक निर्भरता उत्पन्न हो सकती है। हम आवश्यकता संघर्ष के बढ़ते ऊर्ध्वमुखी चक्र में फंस सकते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले नकारात्मक व्यवहार में उलझ सकते हैं। और किसी शत्रु को अपने जीवन के केंद्र में रखने से क्या होगा? अधिकांश व्यक्ति इसके बारे में कभी नहीं सोचेंगे और संभवतः कोई भी सचेतन रूप में ऐसा नहीं करेगा। बहरहाल शत्रु केंद्रीयता बहुत आम है, खासकर जब सचमुच संघर्षरत दोनों व्यक्ति अक्सर एक दूसरे के संपर्क में आते हों। जब कोई यह महसूस करता है कि उसके साथ भावनात्मक या सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति ने अनुचित व्यवहार किया है, तो यह बहुत आसान होता है कि वह उस अन्याय के बारे में सोचता रहे और सामने वाले को अपने जीवन का केंद्र बना ले। अपने जीवन को प्रोएक्टिव ढंग से जीने के बजाय शत्रु केंद्रित व्यक्ति अपने शत्रु के व्यवहार और दृष्टिकोणों पर प्रतिक्रिया करने लगता है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला मेरा एक मित्र अपने प्रशासक की कमजोरियों के कारण बहुत परेशान था। प्रशासक के साथ उसके संबंध नकारात्मक और खराब थे। मेरे मित्र ने खुद को यह अनुमति दी कि वह लगातार उसी प्रशासक के बारे में सोचता रहे। अंततः यह स्थिति एक तरह की मनोविकार में बदल गई। वह इसमें इतना डूब गया कि इस वजह से परिवार, चर्च और साथियों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। अंततः वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे उस विश्वविद्यालय को छोड़कर कहीं और पढ़ाने जाना होगा। मैंने उससे पूछा, अगर वह व्यक्ति यहाँ ना हो तो क्या आप सचमुच इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाना पसंद करेंगे? उसने जवाब दिया, हाँ मैं करूँगा, परंतु जब तक वह यहाँ है तब तक मेरे यहाँ रहने से जीवन की हर चीज गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने पूछा, आपने उस प्रशासक को अपने जीवन का केंद्र क्यों बना लिया है? वह इस सवाल को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने यह मानने से इनकार किया, परंतु मैंने उसे बताया कि वह एक व्यक्ति और उसकी कमजोरियों को यह अनुमति दे रहा है कि वे उसके जीवन के पूरे नक्शे को विकृत कर दें, उसकी आस्था को नष्ट कर दें और प्रियजनों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता को कम कर दें। उसने आखिरकार यह स्वीकार किया कि उस आदमी की वजह से ये सारी चीजें हो रही थीं, परंतु अब भी वह यह मानने को तैयार नहीं था कि इस स्थिति को उसने खुद चुना था। उसने इस दुखद स्थिति के लिए प्रशासक को जिम्मेदार ठहराया। उसने घोषणा की कि वह खुद उसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं था। जब हमने बातें की तो धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि वास्तव में वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार था, परंतु चूंकि उसने इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, इसलिए वह गैर जिम्मेदार था। बहुत से तलाकशुदा लोग इसी श्रेणी में आते हैं। वे अब भी अपने पूर्व जीवन साथी के प्रति क्रोध, कटुता और खुद को सही साबित करने जैसी भावनाओं से भरे होते हैं। नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक रूप से वे अब भी विवाहित हैं। उन दोनों को ही अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए
पूर्व जीवन साथी की कमजोरियों की जरूरत है। कई बड़े बच्चे जीवन में मन ही मन या खुले आम अपने माता पिता से नफरत करते हैं। वे अतीत के दुर्व्यवहार, उपेक्षा या पक्षपात के लिए उन्हें दोष देते हैं। वे अपने वयस्क जीवन को इस नफरत पर केंद्रित कर लेते हैं तथा उसके साथ जुड़ी हुई रिएक्टिव व खुद को उचित ठहराने वाली स्क्रिप्ट के अनुसार जीते हैं। मित्र या शत्रु केंद्रित व्यक्तियों के पास कोई आंतरिक सुरक्षा नहीं होती। आत्मसम्मान की भावनाएं क्षण भंगुर होती हैं, क्योंकि वे दूसरे लोगों के व्यवहार या भावनात्मक अवस्था का परिणाम हैं। ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन इस विचार से मिलता है कि दूसरे इस पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। उसकी बुद्धि सामाजिक लेंस या शत्रु केंद्रित मानसिक विकार के द्वारा सीमित होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं होती, दूसरे लोग उसकी बागडोर थामे रहते हैं। चर्च केंद्रीयता। मेरा विश्वास है कि चर्च से जुड़ा लगभग हर व्यक्ति यह समझता होगा कि चर्च जाना व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो चर्च की प्रार्थना और कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने आसपास की प्रबल मानवीय आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील बन जाते हैं। वे उन्हीं मान्यताओं के विरोध में जीवन जीते हैं जिनमें वे गहराई से विश्वास करने का दावा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च तो कम जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं जाते, परंतु उनके दृष्टिकोण और व्यवहार मूलभूत यहूदी ईसाई धर्मशास्त्र के सिद्धांतों पर सचमुच केंद्रित नजर आते हैं। अपने पूरे जीवन में संगठित चर्च और सामुदायिक सेवा समूहों में भाग लेने के बाद मैंने पाया है कि किसी व्यक्ति के चर्च जाने का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि वह वहां पर सिखाए जाने वाले सिद्धांतों के अनुरूप जिएगा। हो सकता है आप किसी चर्च में तो सक्रिय हों, परंतु इसके उपदेशों को जीने के मामले में निष्क्रिय हों। चर्च केंद्रित जीवन में छवि या दिखावा व्यक्ति का सबसे प्रमुख विचार बन सकता है। इससे पाखंड पैदा होता है जो उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा और आंतरिक मूल्य को कमजोर बनाता है। इस स्थिति में मार्गदर्शन सामाजिक विवेक से मिलता है और चर्च केंद्रित व्यक्ति में दूसरों पर सक्रिय, निष्क्रिय, उदार, रूढ़िवादी या अनुदार जैसे कृत्रिम लेबल लगाने की आदत होती है। चूंकि चर्च नीतियों, कार्यक्रमों, आचरणों और व्यक्तियों से बना एक औपचारिक संगठन है, इसलिए यह अपने आप में किसी व्यक्ति को गहरी स्थायी सुरक्षा या आंतरिक मूल्य का एहसास नहीं दे सकता। चर्च द्वारा सिखाए जाने वाले सिद्धांतों को जीवन में उतारने से तो ऐसा हो सकता है, परंतु सिर्फ संगठन का हिस्सा भर होने से यह नहीं हो सकता। न ही चर्च किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन का स्थायी एहसास दे सकता है। चर्च केंद्रित लोगों में अक्सर श्रेणियों में विभक्त जीवन जीने की प्रवृत्ति होती है। वे रविवार के दिन अलग तरह से काम करते, सोचते और महसूस करते हैं, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में वे बिल्कुल अलग तरह से जीते हैं। एकता, पूर्णता या अखंडता का यह अभाव ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए एक और खतरा है, जिससे लेबल लगाने तथा स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। चर्च को लक्ष्य का साधन मानने के बजाय लक्ष्य मान लेने से व्यक्ति की बुद्धि और संतुलन का एहसास कमजोर हो जाता है। हालांकि चर्च लोगों को शक्ति के स्रोतों के बारे में सिखाने का दावा करता है, परंतु यह ऐसा दावा नहीं करता कि इसमें यह शक्ति है। यह सिर्फ एक साधन होने का दावा करता है जिसके माध्यम से मानव स्वभाव में दैवी शक्ति प्रवाहित हो सकती है। आत्म केंद्रीयता। आजकल शायद सबसे आम केंद्र व्यक्ति स्वयं होता है। इस आम केंद्रीयता का सर्वाधिक स्पष्ट रूप स्वार्थ है, जो अधिकांश लोगों के जीवन मूल्यों को नष्ट कर देता है। परंतु अगर हम विकास तथा आत्म परिपूर्णता की कई लोकप्रिय विधियों को गौर से देखें तो हमें अक्सर इनके केंद्र में आत्म केंद्रीयता ही मिलेगी। आत्म के सीमित केंद्र में बहुत कम सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि या शक्ति होती है। फिलिस्तीन के मृत सागर की तरह यह ग्रहण तो करता रहता है परंतु देता नहीं है और यह प्रवाह रहित हो जाता है।
दूसरी ओर जब सार्थक रूप से सेवा करने, उत्पादन करने और योगदान देने की अपनी योग्यता को सुधारने के अधिक व्यापक दृष्टिकोण से आत्म विकास पर ध्यान दिया जाता है तो चारों जीवन समर्थक तत्वों में आश्चर्यजनक वृद्धि की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये वे आम केंद्र हैं जिनके द्वारा ज्यादातर लोग अपना जीवन जीते हैं। अक्सर किसी दूसरे के जीवन के केंद्र को पहचानना बहुत आसान होता है, परंतु हम अपने केंद्र को उतनी आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो धन को बाकी सब चीजों से ऊपर रखता होगा। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को भी जानते होंगे जो किसी नकारात्मक रिश्ते में अपनी ऊर्जा खुद को सही साबित करने में बर्बाद कर रहा है। अगर आप ध्यान दें तो आप कई बार व्यवहार से परे उस केंद्र को देख सकते हैं जिससे वह व्यवहार उत्पन्न होता है। अपने केंद्र को पहचानना। परंतु आप कहां पर हैं? आपके अपने जीवन के केंद्र में क्या है? कई बार यह देख पाना आसान नहीं होता। शायद अपने स्वयं के केंद्र को पहचानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका अपने जीवन समर्थक तत्वों को गौर से देखना है। अगर आप नीचे दिए गए वर्णनों में से एक या अधिक के साथ खुद को जोड़ पाते हैं तो आप इसे उस केंद्र से जोड़कर देख सकते हैं जिससे यह प्रवाहित होता है। हो सकता है यही वह केंद्र हो जो आपकी व्यक्तिगत प्रभावकारिता को सीमित कर रहा हो। अधिकांशतया किसी व्यक्ति का केंद्र इनमें से या इनके बाहर के कई केंद्रों का समन्वय होता है। ज्यादातर लोग खुद को प्रभावित करने वाली बहुत सी चीजों से संचालित होते हैं। हो सकता है बाहरी या अंदरूनी स्थितियों पर निर्भर करते हुए कोई खास केंद्र तब तक सक्रिय रहे जब तक कि निहित आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाएं। इसके बाद दूसरा केंद्र शक्तिशाली बन जाता है। जब व्यक्ति एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर डोलता रहता है तो उत्पन्न होने वाला सापेक्षवाद जीवन में रोलर कोस्टर या ऊपर नीचे होने वाले झूले की तरह होता है। एक पल आप आसमान में रहते हैं तो दूसरे पल पाताल में पहुंच जाते हैं। आप एक कमजोरी की भरपाई के लिए दूसरी कमजोरी से शक्ति उधार लेने का प्रयास करते हैं। दिशा का स्थायी एहसास नहीं होता, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, शक्ति की स्थायी आपूर्ति नहीं होती, न ही व्यक्तिगत आंतरिक महत्व और पहचान का कोई एहसास होता है। जाहिर है आदर्श स्थिति यह है कि एक स्पष्ट केंद्र बनाया जाए जिससे आप लगातार सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति प्रचुरता में प्राप्त कर सकें। हाँ, एक ऐसा केंद्र जो आपकी प्रोएक्टिविटी को शक्ति दे और आपके जीवन के हर हिस्से में सामंजस्य तथा सुव्यवस्था प्रदान करे। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। उस टेबल को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे भी हम पढ़ते हैं, उसे हम देखते हैं कि उसमें लेखक ने क्या समझाने का प्रयास किया है। उसमें इन्होंने 5 भागों में 5 चीजें बांटी हैं: केंद्र, सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति। पहला केंद्र के नीचे लिखते हैं, अगर आप जीवन साथी केंद्रित हैं तो सुरक्षा क्या होगी? आपकी सुरक्षा की भावनाएं आपके साथ आपके जीवन साथी के व्यवहार के तरीके पर आधारित हैं। आप अपने जीवन साथी के मूड और भावनाओं के प्रति अत्यंत असुरक्षित रहते हैं। जब आपका जीवन साथी आपसे असहमत होता है या आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो आपको गहरी निराशा होती है जिसका परिणाम पलायन या संघर्ष होता है। आप हर उस चीज को खतरा समझते हैं जो रिश्ते पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसमें मार्गदर्शन क्या है? आपके जीवन की दिशा आपकी और आपके जीवन साथी की आवश्यकताओं या इच्छाओं से तय होती है। निर्णय लेने का आपका मापदंड इस बात से सीमित है कि आपके विचार से आपके वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, या फिर आपके जीवन साथी की पसंद और राय क्या है। बुद्धि आपके जीवन का दृष्टिकोण उन चीजों पर केंद्रित होता है जो आपके जीवन साथी आपके रिश्ते पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शक्ति आपके कार्य करने की शक्ति जीवन साथी आपकी कमजोरियों द्वारा सीमित होती है। फिर दूसरा, अगर आप परिवार केंद्रित हैं तो क्या होगा? सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धि और शक्ति। सुरक्षा, आपकी सुरक्षा परिवार की प्रशंसा पाने तथा उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने पर आधारित है। आपका व्यक्तिगत सुरक्षा का एहसास परिवार की भावनाओं के अनुरूप बदलता रहता है।
स्वयं के महत्व की आपकी भावनाएं परिवार की प्रतिष्ठा पर आधारित होती हैं। मार्गदर्शन परिवार की लिखी स्क्रिप्ट ही आपके हिसाब से सही नजरियों और व्यवहार का स्रोत होती है। आपके निर्णय लेने का मापदंड यह है कि परिवार के लिए क्या अच्छा है या परिवार के सदस्य क्या चाहते हैं। बुद्धि आप अपने पूरे जीवन का विश्लेषण अपने परिवार के संदर्भ में करते हैं। इस तरह आप अधूरी समझ और पारिवारिक आत्ममोह के शिकार होते हैं। शक्ति आपके कार्य परिवार के आदर्शों और परंपराओं द्वारा सीमित होते हैं। अगर आप धन केंद्रित हैं, आपकी आमदनी आप संपत्ति आपके व्यक्तिगत महत्व को निर्धारित करती है। आप हर उस चीज से असुरक्षित महसूस करते हैं जिससे आपकी आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो। मार्गदर्शन आपके निर्णय लेने का पैमाना आर्थिक लाभ होता है। आपके निर्णय आपके काम की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। बुद्धि पैसा कमाना वह लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते और समझते हैं। इससे आप असंतुलित निर्णय लेते हैं। आपकी प्रवृत्ति अपने कार्य की भूमिका तक ही सीमित रहने की होती है और शक्ति आप उसी तक सीमित रहते हैं जिससे आप अपने धन और सीमित दृष्टिकोण से हासिल कर सकते हैं। अगर आप कार्य केंद्रित हैं, आप में अपनी व्यावसायिक भूमिका द्वारा स्वयं को परिभाषित करने की प्रवृत्ति होती है। आप तभी आरामदेह होते हैं जब आप काम कर रहे हों। आपके निर्णय आपके काम की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। आपकी प्रवृत्ति अपने कार्य की भूमिका तक ही सीमित रहने की होती है। आप अपने काम को अपने जीवन के रूप में देखते हैं और शक्ति आपके कार्य कई बातों से सीमित होते हैं। कार्य क्षेत्र के रोल मॉडल से, व्यवसाय के अवसरों से, संगठन की सीमाओं से, बॉस की राय से और किसी विशेष कार्य को करने की आपकी संभावित अयोग्यता से। अगर आप स्वामित्व केंद्रित हैं, आपकी सुरक्षा आपकी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्टेटस या आपके स्वामित्व की मूर्त वस्तुओं पर आधारित होती है। आप में अपनी चीजों की दूसरों की चीजों से तुलना करने की प्रवृत्ति होती है। आपके निर्णय इस बात पर आधारित होते हैं कि आपके स्वामित्व की वस्तुओं को कौन सी चीज सुरक्षित रखेगी, बढ़ाएगी या उनका बेहतर प्रदर्शन करेगी। बुद्धि आप दुनिया को तुलनात्मक आर्थिक और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में देखते हैं। आप इस सीमा के भीतर काम करते हैं कि आप क्या खरीद सकते हैं या कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। और आखिरी में अगर आप आनंद केंद्रित हैं, आप तभी सुरक्षित अनुभव करते हैं जब आपको उच्च आनंद मिलता है। आपकी सुरक्षा क्षणिक मदहोश करने वाली और परिस्थिति पर आधारित होती है। आपके निर्णय इस बात पर आधारित होते हैं कि किस चीज में आपको सबसे अधिक आनंद मिलेगा। आप दुनिया को इस संदर्भ में देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या है और शक्ति आप में लगभग ना के बराबर शक्ति होती है। आज का यह एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।